हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। इस समय राइटिंग अच्छी नहीं जा रही है क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और टेबल पे बैठ के लिखना और हाथ में एकदम कपकपी सी हो जा रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद ठंड कम हो जाएगी तो राइटिंग आपको अच्छी तरह से और सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हर एक वर्ड को अच्छे से क्लियर कर दे क्या लिखा गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो दिखने में तो हमको कमेंट जरूर किया करें, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे देता हूं, आप उसको जो है ज्वाइन करें टेलीग्राम लिंक, और इसके बाद जो है मैं वहां पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब से। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। यूनेस्को सांस्कृतिक अवार्ड 2023, यह जो है इसका जो है एक अवार्ड होता है, इसका क्या नाम है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो यूनेस्को का एक अवार्ड है जिसका क्या नाम है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। यह जो अभी हाल ही में पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाए कि यूनेस्को का जो सांस्कृतिक अवार्ड होता है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत जो है सन 2000 में की गई थी। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल भारत का नवीनतम कौन सा चीज है? तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल नवीनतम भारत का गरबा नृत्य है, जो कि 15वें नंबर का ये नवीनतम अमूर्त धरोहर है भारत का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा विश्व धरोहर में शामिल जो है भारत की 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है? तो यह है होयलेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जबकि 41वां जो है विश्व धरोहर कौन सा है? तो यह शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी, और कहाँ पर? कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में। 40वां विश्व धरोहर है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। 39वां है आपका रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल जो है भारत के 2 शहर अब की बार शामिल किए गए हैं। किस क्षेत्र में? तो कोझिकोड शामिल किया गया है आपका साहित्य के क्षेत्र में, एस फॉर आपका हो जाएगा साहित्य। जबकि ग्वालियर शामिल किया गया है क्रिएटिव नेटवर्क सिटी में, जो कि किस क्षेत्र में? तो यह म्यूजिक के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड और म्यूजिक के क्षेत्र में आपका ग्वालियर शामिल किया गया है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। तो ये आप भी याद रखेंगे। इसके बाद आप है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? तो उसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी, GRNT ने करी थी। सेकंड प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी करी है, इसमें जो है महत्वपूर्ण हो जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो है किससे हाल ही में कोरोना के किस नए वेरिएंट को शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा JN1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। JN1 इसका मामला भी हाल ही में जो है भारत के केरल और कर्नाटक में देखा गया है। यह कोरोना वायरस का सब वेरिएंट है। JN1 क्या है? तो कोरोना वायरस का सब वेरिएंट है, और इसे जो है किसका वंशज माना जाता है? तो इस जो है सब वेरिएंट को JN1 को कोविड-19 के ओमिक्रॉन का जो है वंशज माना जाता है। अभी हाल ही में WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है, किसे? JN1 को। ठीक है, और वर्तमान में जो है WHO के हेड कौन है? तो यह है डॉक्टर टेड्रोस जी। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। इसका जो है निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे याद कैसे कर सकते हैं? निकट में, तो निकट में 3 मात्रा है, तो बड़ा का साथ बड़ा मिलेगा। ठीक है, यानी 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो बड़े से बड़े को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो भी इसमें जो है 5 लेटर है।
नेक्स्ट है आपका दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दूर छोटा है और इसमें उत्तल भी छोटा दिया गया है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस, इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी अपेक्षा ये छोटा है, इसकी अपेक्षा ये भी छोटा है, इसकी अपेक्षा ये भी छोटा है। नेक्स्ट है आपका कुष्ठ रोग को हैंसन रोग या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग या लेप्रोसी रोग कहते हैं। और यह जो है रोग किस रोग से होता है। तो यह जो है इसका वायरस कौन सा है। तो इसका वायरस हो जाता है, यानी यह किस चीज़ से होता है। तो यह जीवाणु से होता है। नेक्स्ट आपका किस रोग को काली मौत कहते हैं। तो प्लेग को काली मौत कहते हैं और यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है। आपका तीसरा प्रश्न है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कौन को प्रस्थापित करेगी, यानी किस जो है क्षेत्र को प्रतिस्थापित करेगी, यानी किस सेक्टर को प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023। यह जो है इनमें से किसके स्थान पर लाया जाएगा। यह लाया जाएगा 138 साल पुराना कानून को जो है, ये जो है उसी के स्थान पर राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय टेलीकॉम अधिनियम 1985 के स्थान पर जो है अब नया आएगा राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023। इसके बारे में पूरी फुल डिटेल देते हैं आपको। तो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 यह पारित हो चुका है संसद से, जो है यह पार्लियामेंट से पारित हो चुका है। और यह विधेयक जो है प्रस्तुत किसने किया था पार्लियामेंट में। तो अश्वनी वैष्णव जी ने पारित किया था, जो कि वर्तमान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये IT सेक्टर के मंत्री हैं और साथ में रेलवे मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में है। ठीक है, और जो है यह जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया गया है, यह जो है भारतीय टेलीकॉम अधिनियम एक्ट जो है 1985 के मतलब 1985 को जो है यह प्रतिस्थापित करेगा। जो यह भारतीय टेलीकॉम अधिनियम 1985 है, यह 138 साल पुराना कानून है। इसी को जो है प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक पास किया गया है। इसमें जो है क्या कहा गया है, इस राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक में इसमें कहा गया है कि जिसके पास भी फर्जी सिम होगा तो उनके ऊपर जो है नकेल कसा जाएगा। किस प्रकार से, तो अगर किसी के पास फर्जी सिम होगा तो उसको 3 साल की सजा होगी और 50 लाख का जुर्माना भी लगेगा। और इसके बाद साइबर अटैक को कंट्रोल करने के लिए यह जो है विधेयक पास किया गया है। आपातकाल में मोबाइल सेवा और नेटवर्क ये दोनों बंद कर दिए जाएंगे। ये भी जो है इस मंत्रालय ने मतलब अश्वनी वैष्णव जी ने इस विधेयक में बताया है। नेक्स्ट है आपका OTT प्लेटफॉर्म जो होता है, यह भी जो है इसकी सेवाएं जो है टेलीकॉम सेक्टर से बाहर कर दी जाएंगी। तो अगर किसी के पास जो है फर्जी सिम, यानी कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास एक मतलब या किसी दुकानदार से आप सभी ने जाके बोला कि भाई मुझे सिम दे दो, 100 रुपये का सिम आपने 200 रुपये में खरीद लिया है बिना किसी प्रूफ के कि हाँ इस तरह का है, तो वो फर्जी सिम माना जाएगा। तो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी के पास ऐसा कुछ चीज़ हो तो आप उसको अपने आधार पे जल्दी से लिंक करवा लें। चौथा प्रश्न हो जाता है, हाल ही में 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा श्री कृता पाल कुमार को। श्री कृता पाल कुमार को जो है 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टैगोर साहित्यिक पुरस्कार यह जो है 6ठे नंबर का है। अभी हाल ही में टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से श्रीकृता पाल को सम्मानित किया गया है। इनके किस लेख के लिए, तो साल्ट एंड पेपर लेख के लिए इन्हें टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, यानी इसकी स्थापना कब होती है, तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है अवार्ड्स देख लेते हैं किसको अभी 2023 में दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है डेनियल बरेनबोइम को। हिंदी का साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह संजीव कुमार जी को दिया गया है। इनकी किस कविता के लिए, तो इनकी कविता का नाम है मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। ठीक है, तो मुझे पहचानो के लिए इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2023 में। और संजीव कुमार किस राज्य के हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के हैं। 33वां व्यास सम्मान यह किसे दिया गया है, तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। इनका उपन्यास का क्या नाम है, यादें और यादें। ठीक है, तो यादें और यादें इनकी
उपन्यास है जिसके लिए इन्हें 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नॉर्वे के हैं जॉन फांसे। इसके लिए ट्रिक क्या था? साहित्य में ना फंसे मेरी जान। ठीक है, तो जान फंसे से हो जाएगा जॉन फांसे, ना फंसे से हो जाता ना से हो जाएगा नॉर्वे, और साहित्य का साहित्य में हो जाएगा नोबेल से नोबेल हो जाएगा। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह नीलम कुमार को दिया गया है। और इनकी कौन सी अंग्रेजी की मतलब उपन्यास है? तो इनका अंग्रेजी का है, सिर्फ आपको जानकी याद रखना है। तो जानकी उस शब्द में आएगा, जो इनकी कविता है उसमें जानकी आएगा, और जानकी के लिए नीलम जी को दिया गया है अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार। 5वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। और यह जो है किसके जन्मदिन पर? तो यह रामानुजन जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और अगर पूछे कि रामानुज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। और यह अवार्ड जो है कब से दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो यह अवार्ड जो है 2022 से दिया जाता है, 2012 से। और उस समय पर प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह जो है 21 जून को होता है। और इस दिन जो है 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात जो है कब होती है? तो यह जो है कल की रात थी, यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है आपका अपसौर और उपसौर की स्थिति कब होती है? तो अपसौर यानी आ से बड़ा आ पड़ेगा, तो यहाँ पे बड़ा आ से जो है 4 हो जाएगा, और जब है उप पड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो उप मतलब छोटा, तो छोटा छोटे से, अप मतलब बड़ा, बड़ा बड़े बड़े से। ठीक है, तो अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को होता है, जबकि उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है। इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, जो पृथ्वी जो है सूर्य का ऐसे परिक्रमा करता है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में। तो इस कंडीशन में होता है। तो एक दिन जो है इधर से देखेंगे तो यह जो है इसकी दूरी कम होती है। तो इस दिन जो है जब दूरी कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह जो है कंडीशन किस तारीख को होता है? तो 3 जनवरी को होता है, जबकि ये वाली कंडीशन ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, यानी 15 करोड़ के नियर अबाउट होता है, और ये जबकि 14 करोड़ के नियर अबाउट होता है। तो इसमें जो है क्या होता है? तो इस कंडीशन में दूरी ज़्यादा होती है। जब दूरी ज़्यादा होती है तो यह जो है किस तारीख को पड़ता है? तो 4 जुलाई को पड़ता है। ठीक है, और इसे जो है अपसौर कहते हैं, इसे उपसौर की कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 6ठा प्रश्न, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष में कौन सा राज्य है? यानी कि सौर पार्क क्षमता के आधार पर जो है 3065 मेगावाट के साथ कौन सा राज्य जो है देश में पहले स्थान पर है सौर ऊर्जा के मामले में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सोलर पार्क क्षमता जो है इसमें भारत जो है कितना मेगावाट जो है के साथ भारत की मतलब भारत जो है सोलर पार्क क्षमता में कितना जो है सौर ऊर्जा जो है मेगावाट उत्पन्न करता है? तो 10,401 मेगावाट जो है भारत सौर ऊर्जा क्षमता रखता है अपने पास। और इसमें जो है 10,401 मेगावाट में जो है टॉप पर कौन सा राज्य है? तो टॉप पर है आपका राजस्थान, जो कि 3065 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता रखता है। जबकि सेकंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 3050 मेगावाट। और थर्ड नंबर पर आपका कर्नाटक है, और फोर्थ नंबर पर आपका एमपी है। यानी पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है सौर ऊर्जा क्षमता में क्रम से राज्य दिए गए हैं। और भारत के पास पूछे टोटल सौर क्षमता कितना है? तो 10,401 मेगावाट है। अब प्रश्न है, जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाट जो है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। फिर वाट जो है किसका मात्रक है? तो यह जो है शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? या सूर्य पर जो है ऊर्जा निर्माण होने की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? तो नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य पर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण
किस अंग में होता है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बीटा दानी। ठीक है, बीना दानी है इनका नाम। ठीक है, तो इनका नाम हो जाता है बीना दानी। तो इनका नाम हो जाता है जो भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन जाती हैं। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो ITTF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुजोन यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो है फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बीना दानी जी हैं। और ITTF की वर्तमान हेड कौन है? तो वर्तमान हेड हैं पेट्रो सोरोलिन इसकी वर्तमान हेड हैं। अब देखते हैं लीजन, फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर जो है किसे दिया गया है? तो VR ललितांबिका जो दिया गया है, जो कि चंद्रयान की ये जो है देखभाल करने वाली थी। ठीक है, इसके बाद है आपका भारतीय सशस्त्र बल में शामिल होने वाली ADG बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो यह है मनीषा पाढ़ी जी। नवीनतम यानी 84वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बने हैं वैशाली रमेश बाबू जी। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डोम्मा राजू गुकेश जो है यह चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के विजेता हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के विजेता बने हैं डोम्मा राजू गुकेश, और जबकि उप विजेता बने हैं अर्जुन एरिगैसी। और इसमें विजेताओं को जो है कितना रुपया दिया जाता है? तो 15 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा। अब इसके बाद लल्लन टॉप क्वेश्चन में है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका पहले आयोजन कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में। और इसका विजेता हम यानी कि कार्लसन इसमें क्या जीते हैं? तो गोल्ड कार्लसन ने जीता है। जबकि R प्रज्ञानंद जो कि चेन्नई के हैं इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का विजेता कार्लसन है और उप विजेता हो जाते हैं आपके R प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है आपका हॉल ऑफ फेम यानी टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय हो जाते हैं विजय अमृतराज। और जो लिएंडर पेस हैं ये जो है एशिया के पहले व्यक्ति बन जाते हैं। तो एशिया के अगर पूछा जाए कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं। अगर भारत का पूछे तो विजय अमृतराज। 9वां प्रश्न है हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? तो आपको इतना ध्यान देना है, जहां पर गांधी आ जाए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इस प्रकार का अगर कोई पुरस्कार आता है तो आपको देखना है ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में जो है किस राज्य में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है किसकी है? मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की है। तो बचता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार है। तो आपका सही जवाब ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, अगर आपको ना भी मालूम हो तो भी ऐसे कुछ अपना दिमाग यूज करेंगे तो सही हो जाएगा। तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना यह कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पर पार्टी किसकी है? तो कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो है जब यहाँ पे इलेक्शन होने का वो चल रहा था, मतलब राज्यसभा का चुनाव होना था, तो यहाँ पर जो है 10 योजनाओं को प्रारंभ करने की गारंटी दी थी लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, कि कांग्रेस ने 10 योजना को शुरू करने का वादा किया था। इनमें से जो है एक शुरू किया था पेंशन को, इसको पूरा कर दिया है। दूसरा शुरू किया है अभी हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के मामले में, तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका किस दर्रे के पास में सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? यानी किस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में इंटर करती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिवकिला दर्रा। और यह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है आपका रोहतास सुरंग का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है अटल सुरंग, जो कि यह भी हिमाचल प्रदेश में है। अब एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, मध्य हिमालय की 4 श्रेणी है। मध्य हिमालय की 4 श्रेणी है जिसका क्या नाम है? पीर पंजाल,
धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। तो इनमें से पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी किस राज्य में है, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा आपका उत्तराखंड में, जबकि महाभारत आपका नेपाल में हो जाएगा। ये श्रेणी इस प्रकार से है। आज का आखिरी प्रश्न है, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलीन हेलानिची का संबंध किससे है? तो अंटार्कटिका में यह नई प्रजाति खोजी गई है और इसका संबंध किससे हो जाता है? तो यह जो है समुद्री मकड़ी है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रोपैलीन हेलानिची यह एक समुद्री मकड़ी है और यह जो है कहाँ पर खोजा गया है? तो अंटार्कटिका में एक सागर है जिसका रॉस नाम है। तो रॉस सागर में यह समुद्री मछली खोजी गई है अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है। और इस मकड़ी की क्या खासियत है? तो इस मकड़ी की खासियत है कि इसके पैर जो है 1.2 इंच के हैं, जबकि इसके पास जो है 4 आंखें हैं। यानी कि आप इसके पास किसी भी दिशा से जाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये बीच में से आपको चारों आंखों से अपने देख सकती है। ठीक है, इसकी ये खासियत है और ये आपका सही जवाब हो जाता है। और इसके बाद ये भी आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी ठंडे प्रदेश में मकड़ी पाई जाती है, तो इसको जो है थोड़ा सा करंट के मामले में ये जो है हो सकता है बन भी जाए प्रश्न। तो ऑस्ट्रोपैलीन हेलानिची यह एक क्या है? समुद्री मकड़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाद्री स्टेशन जो है यह भारत का साउथ पोल पे स्थित यानी आर्कटिक महासागर में स्थित जो है भारत का कौन सा स्टेशन है? तो हिमाद्री स्टेशन है, जो कि कहाँ पर स्थित है? नॉर्वे में इसे स्थित किया गया है। और वहीं अंटार्कटिक में जो है भारत की कौन कौन सी स्टेशन स्थापित है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 स्टेशन जो है आपका साउथ पोल में स्थापित किया गया है। अगर पूछे कि अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिशप मैसिव। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन और उनके साथ जो है लल्लन टॉप प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मुझे पता है राइटिंग मुझे ही अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर थोड़ा सा ठंड है ना, तो हाथ जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करेंगे। थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।